नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एकदम कमर कस लीजिए। देखिए वैकेंसी आपके सामने है एलटी ग्रेड की, और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड सोशल स्टडीज के अंडर में पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चंस हैं आपके वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब थंबनेल पे आप देख पा रहे हैं, इसमें पीवाईक्यू शामिल किए गए हैं। पीवाईक्यू शामिल किए गए हैं, जो नया नोटिफिकेशन आया है उसी के पैटर्न पर आधारित हैं ये। तो बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपके लिए एक छोटी सी सूचना है, वो ये है कि अगर जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस क्लास सफिशिएंट है, क्योंकि थ्योरी वो पढ़ चुके हैं और साथ साथ हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए आप। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आपके पीवाईक्यू और एमसीक्यू यहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त देखिए, सिलेबस है ज्यादा। जो सिलेबस है वो आपका ज्यादा है। सोशल स्टडीज में 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें से कोई 2 लेने हैं आपको। अब आप जो भी चूज करें उनका सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें गाइडेंस की जरूरत है ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर पर। और अगर आप बैच में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कई रिक्वेस्ट आई कि कई लोग देखो जॉब करने लगे हैं। अब कब की वैकेंसी आई है? 2018 की। उसके बाद कई लोग जॉब करने लगे हैं, कोई कहीं इन्वॉल्व हो गया है, कोई कहीं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया है। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने वीकेंड बैच स्टार्ट किया है। सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे 3-3 घंटे की क्लासेस होंगी आपकी प्रॉपर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं आप। चलिए हम शुरू करते हैं। स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, वो भी अवेलेबल है कोचिंग की तरफ से, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस वाली पीडीएफ में जो एक्सप्लेनेशन है वो साथ में दे दिया है, जिससे आप रिवीजन कर पाए। ठीक है, यहां देखिए, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ कंफ्यूशियन स्कूल ऑफ थॉट। आपने आइडियलिज्म का स्कूल सुना होगा, यानी कि जो आइडियलिज्म की विचारधारा को मानते हैं वो। और फिर आपने सोशलिज्म सुना होगा, सोशलिज्म सुना होगा, है ना। और मार्क्सिज्म सुना होगा आपने, मार्क्सिज्म जो मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। वैसे ही कंफ्यूशियन स्कूल है। कंफ्यूशियस यानी कि कंफ्यूशियस की विचारधारा को जो लोग मानते हैं उन्हें हम बोलते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं वो? कंफ्यूशियस स्कूल ऑफ थॉट। यानी कि कंफ्यूशियस एक पॉलिटिकल थिंकर है। आपके सिलेबस में पॉलिटिकल थिंकर जो है आपको पढ़ने हैं, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, ये सब, कार्ल मार्क्स। तो कंफ्यूशियस जो है वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार क्रिटिक्स मिलती है, इसकी आलोचना मिलती है, तब कंफ्यूशियस का नाम आता है। तो कंफ्यूशियस के जो विचार हैं ये राजनीतिक विचारक हैं, ध्यान रखना, राजनीतिक विचारक हैं ये, पॉलिटिकल थिंकर हैं। तो कंफ्यूशियस किससे बिलोंग करते हैं? हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ कंफ्यूशियन स्कूल। कंफ्यूशियन स्कूल का फादर जनक किसे कहा जाता है? कंफ्यूशियस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूशियन स्कूल का मतलब है जो ऐसे लोग जो कंफ्यूशियस की विचारधारा को फॉलो करते हैं, ऐसे लोग जो कंफ्यूशियस की विचारधारा को फॉलो करते हैं। एक अलग ही आइडियोलॉजी इन्होंने दे दी है। ठीक है, यहां देख लीजिए आप, कंफ्यूशियस 551 से 479 बीसीई को जन्म होता है इनका। ठीक है, और ये कंफ्यूशियनिज्म के संस्थापक माने जाते हैं, जो मोरालिटी, सामाजिक सामंजस्य और उचित शासन पर जोर देते हैं। तो कंफ्यूशियस के बारे में 3 पॉइंट आपको जो याद रखने हैं वो क्या है? एक तो ये मोरालिटी पर जोर देते हैं, नैतिकता, मोरालिटी पर जोर देते हैं, नैतिकता। और दूसरा ये सोशल बैलेंस यानी कि सामाजिक सामंजस्य, इस पर जोर देते हैं। और एक गवर्नेंस पर जोर देते हैं, शासन पर जोर देते हैं। ये इनकी मेन आइडियोलॉजी है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल आइडिया इन प्लेटोज फिलॉसफी। जब हम प्लेटो की बात करते हैं, एंशियंट ग्रीक थिंकर
प्राचीन जो ग्रीक विचारक हैं उसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, सुकरात ये सब आते हैं। तो एंशियंट ग्रीक थिंकर में जब हम बात करेंगे, जब स्पार्टा और एथेंस के ये जब युद्ध हुआ था, पीपी वॉर, तो ये लोग क्या है, ये एथेंस के रहने वाले हैं और प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, सोक्रेटिस, उनका ये वो क्या करना चाह रहे थे, वो एथेंस को द्वारा से बिल्ड करना चाह रहे थे, एथेंस को द्वारा से खड़ा करना चाह रहे थे, क्योंकि स्पार्टा से एथेंस जो है हार गया था। दो सिटी स्टेट थे उस समय बड़े बड़े, एक एथेंस और स्पार्टा, तो दोनों का युद्ध हुआ। इस युद्ध को हम पीपी वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर के नाम से जानते हैं। इस पर एक मूवी भी है, मूवी 300, है ना। तो इस युद्ध में एथेंस राज्य हार गया था। एथेंस का रहने वाला था सुकरात। सुकरात को फिर इल्जाम लगा दिए सोफिस्ट लोगों ने और उसको जो है जहर का प्याला दे दिया गया, डेथ हो गई। लेकिन प्लेटो ने फिर उसके काम को आगे बढ़ाया। प्लेटो उसका स्टूडेंट है। तो प्लेटो की फिलॉसफी का सेंट्रल आइडिया क्या है? प्लेटो के दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विचारक है? तो फिलोसोफर किंग, सेपरेशन ऑफ पावर, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या रीजनल ईगोइज्म। तो भैया देखो, प्लेटो की ऐसे तो बहुत सारी थ्योरी हैं। प्लेटो ने स्टेट के बारे में भी बताया है, प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली के बारे में भी बताया है, प्लेटो की शिक्षा आधारित सिद्धांत भी है जिसे हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। प्लेटो ने फिलोसोफर किंग के बारे में बताया, ये बड़ी यूनिक चीज बताई उन्होंने। फिलोसोफर किंग का मतलब क्या है? फिलोसोफर किंग का मतलब है दोस्त दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा। यानी कि प्लेटो का कहना है कि भैया जो राज्य होगा ना, उसका शासक कौन बनेगा? वो बनेगा जिसे फिलॉसफी का बहुत ज्यादा ज्ञान हो, जिसे दर्शन का बहुत ज्यादा ज्ञान हो, वही राज करेगा, वही शासन चलाएगा। तो जिसे फिलॉसफी का ज्यादा ज्ञान है वही कहलाएगा किंग, और क्योंकि उसे फिलॉसफी का ज्ञान है तो वो कहलाएगा पीके। पीके आमिर खान वाला पीके नहीं, फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग। तो ये प्लेटो की फिलॉसफी का सेंट्रल आइडिया है, जिसमें प्लेटो बोल रहे हैं कि भाई शासन व्यवस्था को कौन चलाएगा, कौन बनेगा राजा, तो वही राजा बनेगा जिसे फिलॉसफी का ज्ञान हो। तो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली अगर आपने पढ़ी है तो, क्लास में तो हम पढ़ ही रहे हैं, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया 35 साल तक तो एजुकेशन लेगा, ये 35 साल तक एजुकेशन लेगा, उसके बाद 15 साल का अनुभव लेगा, ये प्रैक्टिकल अनुभव, समाज में, राज्य में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुलझाए, है ना, अनुभव ले। तो 35 और 15 कितने हुए दोस्त? 50। 50 साल का एजुकेशन लेने के बाद वो इस लायक हो पाएगा कि वो फिलोसोफर किंग बन पाए। तो देखो कितनी टफ है शिक्षा प्रणाली प्लेटो की। अब इसमें प्रोड्यूसर यानी कि जो लेबर क्लास है उसके लिए अलग है, और आपका सोल्जर के लिए, सैनिक वर्ग के लिए अलग है, और ये जो 50 साल तक की एजुकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ फिलोसोफर किंग के लिए है दोस्त, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे चलें। अगला प्रश्न देखिए आप क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लो। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अरस्तु के अनुसार शासन का सर्वोत्तम रूप क्या है? अरस्तु के अनुसार शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था क्या है? तो भैया डेमोक्रेसी, मोनार्की, पॉलिटी या टायरेनी। तो दोस्त ध्यान रखना, अरस्तु का मानना था कि पॉलिटी यानी कि शासन का मिश्रित रूप सबसे अच्छा है, क्योंकि यह लोकतंत्र और अल्प सत्ता के तत्वों को मिलाता है। यहां ध्यान रखेंगे, अब आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, आपको ध्यान क्या रखना है? पॉलिटी, पॉलिटी टाइप की गवर्नमेंट यानी कि आज की डेमोक्रेसी, आज की डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी चल रहा है, अमेरिका में सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका में, इंडिया सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो अरस्तु ने जिस सरकार की प्रणाली की बात की वो थी पॉलिटी टाइप की सरकार। तो पॉलिटी टाइप की सरकार वही है जो आज हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, समझ रहे हैं, ध्यान रखेंगे।
तो पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अरस्तु ने सजेस्ट किया। अरस्तु को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहते हैं दोस्त? यहां ध्यान रखो, दो चीजें याद रखना आप, दो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहां से मिल गए। पहला, जब हम बात करें प्लेटो की तो दोस्त ध्यान रखना, प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पितामह कहा जाता है। प्लेटो को क्या कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी दोस्त बोला जाता है इनको। दार्शनिक राजनीतिक दर्शन का जनक, इनको राजनीति शास्त्र का जनक नहीं कहा जाता, इनको राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। अब दूसरी तरफ बात करें प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु की, इनकी अरस्तु की हम बात कर रहे हैं, तो अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान का पितामह कहा जाता है एरिस्टोटल को कहा जाता है। साथ ही साथ एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति का जनक। क्या कहेंगे दोस्त? तुलनात्मक राजनीति का जनक। क्या कहा जाएगा? तुलनात्मक राजनीति का जनक। इन्होंने 158 नगर राज्यों के संविधानों का कंपैरेटिवली अध्ययन किया, उसके बाद अपनी एक थ्योरी दी इन्होंने। और अरस्तु की एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनका एक सिद्धांत है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सिद्धांत। ठीक, तो ये संविधान का सिद्धांत इन्होंने दिया 158 देश के 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद। आई होप चीजें क्लियर हैं। ये प्रश्न दोस्त बनते हैं तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है एलटी ग्रेड में। अगला प्रश्न देख लो दोस्त। अगला मेरे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंसर्न ऑफ मैकियावेलीज द प्रिंस। अब द प्रिंस क्या है? तो भैया राइटर, ये पॉलिटिकल मैकियावेली, ये क्या है? ये राजनीतिक विचारक हैं। मैकियावेली क्या है? राजनीतिक विचारक। हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में क्लास में। और इनकी एक फेमस किताब है बुक। इस बुक का नाम है द प्रिंस। इस बुक का नाम क्या है? द प्रिंस। तो द प्रिंस किसके द्वारा लिखी गई किताब है? मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली के द्वारा लिखी गई किताब है। अब प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंसर्न ऑफ मैकियावेलीज द प्रिंस। मैकियावेली की द प्रिंस का मेन कंसर्न क्या था? आइडियलिज्म इन गवर्नेंस, एथिक्स इन पॉलिटिक्स, पावर एंड प्रैग्मेटिज्म इन पॉलिटिकल लीडरशिप, रिलीजियस कंट्रोल ओवर पॉलिटिक्स। तो भैया यहां पे ध्यान रखेंगे आप, द प्रिंस में प्रिंस कौन है? द प्रिंस में प्रिंस कौन है? द प्रिंस में प्रिंस कौन है? प्रिंस एक राजा है। और मैकियावेली द प्रिंस नाम की किताब में राजा को कुछ एडवाइस देते हैं कि आपको शासन व्यवस्था चलानी कैसे है। एक और चीज बता दूं आपको, हमारे यहां है कौटिल्य। हमारे यहां कौन है? कौटिल्य। हमारे यहां है कौटिल्य। हमारे यहां कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य को हम भारत का मैकियावेली कह सकते हैं। भारत का मैकियावेली, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। दोनों ने ही राजा को सलाह देने की काम किया है। कौटिल्य ने इधर भारत में और मैकियावेली ने इधर। ठीक है, तो मैकियावेली को राजा का मुख्य विषय राजनीति में शक्ति और प्रगमतावाद है, जो आदर्शवाद से अधिक व्यवहारिकता पर केंद्रित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पावर एंड प्रैग्मेटिज्म इन पॉलिटिकल लीडरशिप, तो ये ध्यान रखना है आपको। द प्रिंस यानी कि ये रियलिस्ट, फर्स्ट रियलिस्ट थिंकर हैं।
यथार्थवाद पर आधारित पहले विचारक हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं, और द प्रिंस इनके द्वारा लिखी गई किताब है। हाँ भैया, थॉमस हॉब्स आ गए। अब थॉमस हॉब्स का देखो, हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर इज बेस्ड ऑन विच आइडिया। थॉमस हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि थॉमस हॉब्स का जो प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत है, वो किस विचार पर आधारित है? किस विचार पर आधारित है? क्योंकि हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करेंगे, स्टेट बनाने की बात करेंगे। थॉमस हॉब्स की किताब का नाम कौन बताएगा? थॉमस हॉब्स की किताब का नाम लेवियाथन। थॉमस हॉब्स की किताब का नाम क्या है? लेवियाथन। अब लेवियाथन पूछेंगे क्या है सर, तो लेवियाथन का जनरल मीनिंग होता है सी मॉन्स्टर, यानी कि एक समुद्री राक्षस। समझ रहे हैं? लेवियाथन एक किताब है और जो पूरी स्टेट को चलाएगी लेवियाथन, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा लोगों के बीच में, और स्टेट का निर्माण होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सामाजिक अनुबंध होगा और स्टेट का निर्माण होगा। तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? ध्यान देंगे इधर। जब तक हॉब्स के अनुसार जब तक व्यक्ति सामाजिक अनुबंध में शामिल नहीं होता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होता है, जब तक व्यक्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होता, उससे पहले वो कहां होता है? वो प्राकृतिक अवस्था में होता है। वो कहां होता है? प्राकृतिक अवस्था में होता है, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर यानी कि जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी के जीवन की सुरक्षा नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा पावरफुल है वो दूसरे को मार देगा। तो स्टेट ऑफ नेचर से लोगों को निकालने के लिए और उनको सिक्योरिटी देने के लिए सामाजिक अनुबंध होगा और फिर स्टेट आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में क्या है? प्राकृतिक अवस्था में है अनार्की और चाउज। अनार्की और चाउज यानी कि मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होता है, मनुष्य स्वार्थी होता है प्राकृतिक अवस्था में। वो सिर्फ अपना स्वास्थ्य देखता है, अगर उसको फायदा हो रहा है दूसरे को मारने से तो वो मार देगा। पर ऐसे में जीवन की सुरक्षा कहां रही? ऐसे तो कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा, है ना। तो हॉब्स बोलते हैं कि भैया सामाजिक अनुबंध करो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करो और अपनी जान की रक्षा करो, स्टेट को पावर दो, स्टेट आपकी जान की रक्षा करेगा। तो हॉब्स बिलीव्ड दैट in the state of nature humans are driven by self interest and leading to anarchy and chaos, और जिसमें अराजकता और अव्यवस्था पैदा हो जाती है। ये थॉमस हॉब्स का मानना है। समझ गए? आई होप चीजें क्लियर हैं। पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक थ्योरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज प्राइमरली फोकस्ड ऑन। जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी किस पर आधारित है? ऑप्शन देख लेते हैं। जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी किस पर आधारित है? यहां हम बात कर रहे हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस पर आधारित है? तो द डिवाइन राइट ऑफ किंग, देवीय शक्ति, नहीं, ये नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। द रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, गलत। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, नहीं है। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लॉक का कहना था कि सरकार का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों और विशेष रूप से संपत्ति की रक्षा करनी है। जैसे प्लेटो बोल रहे थे ना कि राजा वही बनेगा जिसके पास खुद की अपनी संपत्ति ना हो कोई भी, और खुद के अपना परिवार भी ना हो, फैमिली भी ना हो। इस थ्योरी को, प्लेटो की थ्योरी को कहते हैं साम्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, जिसमें दो प्रकार के कम्युनिज्म की बात करते हैं। कम्युनिज्म का जनरल मीनिंग होता है किसी से अलग होना। तो यहां पे जो साम्यवाद का सिद्धांत है प्लेटो का, उसमें प्लेटो दो प्रकार के साम्यवाद की बात करते हैं। एक तो संपत्ति नहीं होनी चाहिए खुद की, और खुद का परिवार नहीं होना चाहिए, पत्नी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वहीं जॉन लॉक क्या कहते हैं? नहीं, लोगों के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का अधिकार, रक्षा करने का अथॉरिटी स्टेट के पास होनी चाहिए। तो सरकार का यह दायित्व होना चाहिए कि मेरे पास जो मेरी प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करे, कोई मुझसे हड़प ना ले। तो कानून बनाए, कोई हड़पेगा तो सजा मिलेगी उसको, ठीक है भाई।
तो ध्यान रखना बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हैं। अगला प्रश्न देख लो जी, रूसो आ गया। रूसो की जनरल विल सामान्य इच्छा, रूसो की जनरल विल सामान्य इच्छा, जे रूसो। तो रूसो कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरल विल रिफर्स टू, रूसो की जो सामान्य इच्छा की अवधारणा है किसे संदर्भित करती है? इंडिविजुअल फ्रीडम को, या कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल एज अ होल, या पॉलिटिकल सोवरेनिटी ऑफ द मोनार्क, या बिल ऑफ द स्टेट? द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल एज अ होल। ध्यान रखना राज्य में जितने लोग रह रहे हैं सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबकी इच्छा को कलेक्टिवली देखें तो वो जनरल विल हो जाएगी, सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा वो इच्छा जो राज्य के हित में बात करे, ठीक है, समझ रहे हैं? तो रूसो का एक सिद्धांत है सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जो बात करता है कलेक्टिव बिल। कलेक्टिव बिल का मतलब सबकी सामूहिक इच्छा, सबकी सामूहिक इच्छा, ध्यान रखना। आगे देख लो, हीगल आ गए भाई। हीगल वाला प्रश्न पढ़ लो जल्दी से। हीगल वाला प्रश्न, हीगल्स व्यू ऑफ द स्टेट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हीगल का राज्य पर क्या विचार है और वो हमें कहां से पता लगेगा? चार ऑप्शन। तो भैया देखो, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन, या एम्बोडिमेंट ऑफ एथिकल लाइफ, या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, अ टूल ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल। तो भैया ध्यान रखना हीगल का जो व्यू है स्टेट को लेकर वो क्या है? द एम्बोडिमेंट ऑफ एथिकल लाइफ। अब होता क्या है, होता क्या है यहां देखो, हीगल के अनुसार राज्य नैतिक जीवन का प्रतिरूप है। हीगल क्या कहते हैं कि जो राज्य है, स्टेट है, वो नैतिक जीवन का ही प्रतिरूप है, यानी कि रियलाइजेशन ऑफ एथिकल लाइफ है, जहां व्यक्ति राज्य में भागीदारी के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। जहां व्यक्ति राज्य में पहले भागीदारी देंगे और राज्य उन्हें फिर स्वतंत्रता देगा, समझ रहे हैं? फ्रीडम देगा कि वो अपने हिसाब से अपने काम कर सकते हैं। ये हीगल का व्यूज है। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है तो मैंने ये शामिल कर दिया है। जेएस मिल, जेएस मिल का देखिए, जेएस मिल इज मोस्ट फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। जेएस मिल का वर्क, तो भैया जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनको उपयोगितावाद के लिए जाना जाता है। उपयोगितावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। यूटिलिटेरियनिज्म, तो स्कूल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद के विचारों से प्रभावित है जेएस मिल। जेएस मिल के विचार किस पर फोकस हैं? यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें मेरा फायदा मैं करूंगा, मैं वही काम करूंगा जिसमें मुझे फायदा है। यूटिलिटी, जिसमें मुझे यूटिलिटी दिखेगी मैं वो करूंगा। तो इनकी है द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो थ्योरी है किस पे फोकस करती है? मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले। मैक्सिमम हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। अब भैया अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख आपने सुना होगा, जिसे पिग फिलॉसफी के कहकर क्रिटिसाइज किया गया था, है ना। तो देखो थिंकर हैं, जब हम इनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं क्लास में तो थिंकर के जो आलोचक हैं उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो वो ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स आ गया भाई, कार्ल मार्क्स बड़े ही खतरनाक व्यक्ति हैं। ये इनकी थ्योरी में लड़ाई चलती रहती है, किसके? पूंजीवादी और मजदूर वर्ग में। कार्ल मार्क्स की एक फेमस किताब है जिसको हम कहते हैं दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की एक फेमस किताब है जिसको कहते हैं दास कैपिटल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लो। दास कैपिटल तो इनकी किताब हो गई। कार्ल मार्क्स का इतिहास का सिद्धांत किस पर आधारित है? थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ हिस्ट्री
किस पर आधारित है? तो द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का मतलब है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग मतलब दो वर्ग, यानी कि मजदूर वर्ग और पूंजीवादी लोग, ठीक है। तो द डिवाइन राइट ऑफ किंग, रोल ऑफ आइडियाज इन शेपिंग सोसाइटी, नीड ऑफ फॉर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है? क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, अकॉर्डिंग टू हॉब्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर इंडिविजुअल टू। हॉब्स ने कहा है कि देखो भैया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सभी लोगों को अपने प्राइवेट राइट सरेंडर करने पड़ेंगे, सरेंडर करने पड़ेंगे पर्सनल फ्रीडम को। स्टेट उसके बदले में आपको अधिकार देगा। तो पहले लोग जो प्राकृतिक अवस्था में थे उनका जीना भी मुश्किल था, अब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें, स्टेट को अपने पर्सनल फ्रीडम सौंप दें और फिर राज्य जो है उनको अधिकार देगा, उनकी सुरक्षा करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो दोस्त, ये हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन। कल के सेशन में फिर मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।